तो चलिए आज हम अपना एक नया आयाम शुरू करते हैं और वो क्या रहने वाला है हमारा कि जैसा कि आपको दिख रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या ह्यूमन ज्योग्राफी है? क्या 12th की ज्योग्राफी की बुक है। और कौन सी बुक है? फर्स्ट बुक है। नाम क्या है इस बुक का? फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आपको कुछ याद होगा फंडामेंटल से कि हमने ये नाम पहले भी सुना है, हमने ये बुक पहले भी पढ़ी है। तो हमने जो 11th स्टैंडर्ड में अपनी फर्स्ट बुक पढ़ी थी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। अब देखिए फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है इसका और इसका, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। 11th में भी अपन ने ये पढ़ा था ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। हमने इसकी जगह क्या पढ़ा था? ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ये हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। और हमारा यहाँ 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो देखिए अब अपन शुरू करते हैं कहानी। इतना तो आपको समझ में आएगा कि हमने फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी 11th में पढ़ा है, अब हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। अब पढ़ना क्यों है तो ज़रा देखिए, गौर फरमाइए। देखिए एक ह्यूमन है और इसको हमें किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है? ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है। हमने देखा था कि फिज़िकल जो अपन ने पढ़ा था उसके कुछ एलिमेंट्स थे। क्या थे वो? हिल्स हो गई, रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, ये सारे क्या थे? इसके एलिमेंट्स थे। सोइल हो गई, क्लाइमेट में अपन विंड ले लेते हैं, विंड हो गई, सन रेज हो गई, जो अपन ने हीट बजट उसके अंदर पढ़ा था। तो ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं? फिजिकल के। अब हमें यहाँ बात करना है ह्यूमन ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं देखिए एक बार। एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, जैसे हम क्या पढ़ लेते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, समझ में आया किसने बनाया? ह्यूमन बींग्स ने। लेकिन जो नेचर है उसने अपन को एलिमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं, उसने हमें कुछ ऐसा दिया है कि हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से अपन इसको क्या कर सके हैं? ट्रांसपोर्टेशन को बना सके हैं। अगर हम फिर फर्दर बात करें तो हम एरोप्लेन्स वगैरह तो चलो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आ जाती है। हम फायर की बात करते हैं। फायर क्या हमें नेचर ने दिया? नहीं। इन्वेंट किया है किसने? ह्यूमन बीइंग ने। किसने इन्वेंट किया है? ह्यूमन बीइंग ने। हम देखते हैं किसी भी डिज़ीज़ के बारे में हम पता लगाते हैं, तो हमें ये कब पता चलता है? जब हमें डीएनए और जेनेटिक्स का नॉलेज होता है। इन दोनों का नॉलेज होगा तब हम डिजीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलो अब अपन अपना थोड़ा सा एक बार फीडबैक लेते हैं थोड़ा सा कि हमें जो 11th की ज्योग्राफी पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है। देखो वैसे तो हम जब लर्न करने बैठते हैं ना तो अपन यूँ सोचते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों हार्ड नहीं है? देखो आप लोग रिलेट करके पढ़ा करो, ठीक है। जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर है, ये जस्ट अपन को ये बताने के लिए कि अपन को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या है। लेकिन जब हम अपनी सेकंड यूनिट में पहुंचते हैं तो अपनी सेकंड यूनिट रहती है क्या? पॉपुलेशन के बारे में रहती है। पॉपुलेशन के बारे में रहती है। इसके अंदर इसकी डेंसिटी आ जाती है, इसकी ग्रोथ रेट आ जाती है, और क्या आता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर इसका पॉपुलेशन का कंपोजिशन भी हम पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं इसके बाद में कंपोजिशन जब हो जाता है तो वो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स किसकी तरफ जाते हैं?
डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो जब डेवलपमेंट होता है वो किस पे फोकस करता है, वो करता है एक्टिविटीज़ पे। तो इसमें प्राइमरी हम पढ़ेंगे, फिर हम सेकेंडरी पढ़ेंगे, फिर हम टर्शियरी पढ़ेंगे और इसी के साथ हम पढ़ेंगे क्वेश्चनरी भी। ठीक है, तो वो भी क्या आती है फिर इसको फोर्थ भी अपन यहाँ बोल सकते हैं। ये 4 एक्टिविटीज़ 3 चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन जब यहाँ तक पहुँच गए, एक्टिविटीज़ अपन ने कर ली, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद हम पहुँचेंगे कहाँ पे पहुँचेंगे? हम ट्रेड करेंगे। और कैसा ट्रेड करेंगे? इंटरनेशनल लेवल का हम क्या करेंगे? फिर ट्रेड करेंगे। इंटरनेशनल लेवल का हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे। जब इंटरनेशनल ट्रेड कर लेंगे तो ये तो अपनी कहानी सारी किसके इर्द गिर्द घूम गई? इकोनॉमिक के इर्द गिर्द घूम गई। लेकिन अब इसके बाद में हम ये भी देखेंगे भाई साहब ह्यूमन सेटलमेंट कैसे होता है। जब ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर अपन देखेंगे तो हम देखेंगे अर्बन कि जो शहरी क्षेत्र है वो कैसे स्टेबलाइज्ड हुआ है, कैसे उसके अंदर पैटर्न्स हैं होम्स वगैरह के। सेम हम रूरल के बेस को लेकर भी हम ये पढ़ेंगे। तो ये टोटली हम पढ़ेंगे अपनी फर्स्ट बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए अपनी सेकंड जो बुक रहती है वो यही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी, लेकिन वो किसके पर्पज़ से, वो किसके ऊपर अप्लीकेबल है? तो वो अप्लीकेबल है इंडिया के पर्पज़ से। ठीक है, इंडिया के ऊपर हम इन सब चीज़ों को अप्लीकेबल करके पढ़ेंगे, तब वो हमारी आएगी सेकंड बुक। आई होप इतना क्लियर है हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है। तो ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता हार्ड रहने वाला है। इवन जो 11th की ज्योग्राफी थी वो इससे ज़्यादा हार्ड थी। इसके अंदर सिर्फ थ्योरी चलेगी और थ्योरी भी इजीली लर्न हो जाएगी। बाकी आप पे फोकस करेगा ये चीज़ें कि कैसे आप इसको कवर करते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इस रिलेशन में क्या क्या लिस्ट बनी है, हमें ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या क्या उसके नेचर और स्कोप की क्या लिस्ट है। एक तो ये इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी हमें एज ए इंटीग्रेटिव हमें स्टडी करनी कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है। दूसरा हमें एम्पिरिकल स्टडी करनी है, हमें इसकी साइंटिफिक स्टडी करनी है। एक हमें रियल लाइफ के बेस पे, हमें प्रैक्टिकल के बेस पे इसकी स्टडी करनी है कि कैसे ह्यूमन बीइंग रहते थे, कैसे रहते हैं, क्या वो एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑल दो इसके बाद में क्या कहता है ये, इट स्टडीज ईच एंड एवरी इवेंट्स ऑन द अर्थ ओवर द स्पेस एंड टाइम। कैसे स्टडी करता है? स्पेस से आप लीजिए किसी भी जगह को, टाइम तो समझ ही गए होंगे कि इस जगह पे कोई भी चीज़ हैपन हुई है और वो किस टाइम में हुई है, ये हमारा पर्पस रहता है इसका। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। किसका स्टडी करेगा? मैन, या हम यहाँ ह्यूमन कह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स प्लस किसका? नेचर का हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जियोग्राफी कैन बी स्टडीड थ्रू लॉ मेकिंग और डिस्क्रिप्टिव। किसके अकॉर्डिंग होगा? लॉ मेकिंग होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा। अब चल दो, मैं आपको 2 वर्ड बताती हूँ आपकी बुक के अंदर जो दिए गए हैं। जो लॉ मेकिंग है इसको हम कहते हैं थ्योराइजिंग। क्या कहते हैं? थ्योराइजिंग। ये आ जाता है सिद्धांत से लेके कि कैसे कोई सिद्धांत बने हैं, इसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। अब जैसे आपने पीछे पढ़ा है कि जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी थी, ड्रिफ्ट थ्योरी थी, ये सब आपने पीछे अपनी फंडामेंटल की जो बुक थी फिज़िकल एनवायरनमेंट 11th स्टैंडर्ड की, उसमें आपने पढ़ा था। वैसे ही थ्योरी आपको यहाँ भी पढ़नी होगी, लेकिन वो किसके पर्सपेक्टिव में पढ़नी होगी? आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़नी होगी। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या आ जाता है? अब डिस्क्राइब करना है ना, बहुत ही बड़े रूप में। अब इसको आइडियोग्राफिक हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आइडियोग्राफिक। इसका मतलब क्या हो जाता है?
रीजनल हम कह सकते हैं या प्रादेशिक हम इसे कह सकते हैं, प्रदेश के अकॉर्डिंग। तो मतलब किसी भी प्रदेश की अगर हम स्टडी करते हैं, किसी भी स्पेस की हम स्टडी करते हैं, तो वो एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव चला जाता है कि वहाँ पे कुएं कितने हैं, वहाँ पे स्कूल कितनी हैं, वहाँ पे शॉप कितनी हैं। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है, आइडियोग्राफिक में। अब देखो जैसे हमने फंडामेंटल फिज़िकल 11th में अपन ने पढ़ा था कि दो अप्रोच थी, सिस्टेमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच, ठीक है। तो उसके अंदर अपन ने सेम यहाँ भी हम वही पढ़ेंगे। सिस्टेमेटिक में क्या हो जाता है कि जैसे पहले जर्मन, मान लो कि जर्मन थे, जर्मनी वाले आए, उन्होंने स्टडी की, फिर फ्रांस वाले आ गए, उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके हम इनको सिस्टेमेटिक पढ़ेंगे। और वो कैसे बताते हैं कि हम पहले पूरे वर्ल्ड में घूमें, फिर हम इंडिया में पहुँचे, इंडिया में पहुँच के हमने देखा ये चीज़ें यहाँ ऐसे हैं, तो वो एक तरीके से क्या हो गई, सिस्टेमेटिक हो गई। और रीजनल की अगर हम बात करते हैं तो रीज़न किसी मतलब इसको सीधा ये कह दिया आपको अमेरिका के पर्पज़ से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये अमेरिका के पर्पज़ से फिर पढ़ना शुरू करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो सिस्टमेटिक होता है कि 1 to 1 मतलब एज ए कंडक्शन चलता है ये। आई होप आपको सिस्टमेटिक में समझ में आएगा। और रीजनल में आपको डायरेक्ट ही पता चल जाता है ये कि कैसे आपको स्टडी करनी है, क्या स्टडी करनी है। तो आई होप आपको दोनों अप्रोच समझ में आई होगी अच्छे से। अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटामॉर्फ्स यूजिंग सिम्बल्स फ्रॉम ह्यूमन एनाटोमी। अब इसके अंदर आपको बताया गया है कि फिज़िकल और जो ह्यूमन फिनोमिना की अगर हम दोनों को एक साथ लेके बात करते हैं तो वो कैसे, मतलब ह्यूमन की बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो फिज़िकल फीचर्स हैं अर्थ के, उनको क्या किया गया है, एक तरीके से उपमा दी गई है। उनको बताया गया कि आपका जो मेटाफोर्स है, आपका जो रूप है वो ह्यूमन बीइंग की तरह है। जैसे अपन एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जो आपकी बुक में है, माउथ ऑफ रिवर्स। क्या, माउथ ऑफ रिवर्स, की रिवर का माउथ। और माउथ तो आपको पता है किसका होगा, ह्यूमन बीइंग्स का या फिर किसी जानवर का, ठीक है। तो यहाँ अपन ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं तो अपन को वही पढ़ना होगा। अब आगे ये डेफिनेशन देता है ह्यूमन ज्योग्राफी इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये डेफिनेशन याद करिएगा, सैम्पल की है। किसकी है ये डेफिनेशन, सैम्पल। आगे जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो सैम्पल डिटरमिनिज्म को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, डिटरमिनिज्म को फॉलो करती है, एनवायरनमेंट डिटरमिनिज्म को फॉलो करती है। और सैम्पल कहती है कि रेड जेल, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, एक्चुअली सैम्पल रेड जेल की स्टूडेंट थी। तो कौन देता है ये डेफिनेशन, रेड जेल देते हैं। और रेड जेल जो हैं वो क्या है, जर्मन ज्योग्राफर है। जर्मन ज्योग्राफर के साथ इनको फादर भी बोला जाता है, किसका, ह्यूमन किसका, ज्योग्राफी का, इसको फादर भी बोला जाता है। इनकी एक बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, ये इनकी बुक का नाम है। इसके अंदर इन्होंने डिस्क्राइब किया है अबाउट किसके, अबाउट फिज़िकल एनवायरनमेंट के अबाउट में इन्होंने इसके अंदर बताया है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इनके साथ इंटरलिंक्ड हैं, किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, और उनकी सिंथेटिक स्टडी करना, ठीक है। तो सिंथेसिस जो वर्ड आएगा मतलब उससे डायरेक्ट आपको लेना है कि वो डेफिनेशन किसकी है, रेड जेल की डेफिनेशन है। अब सैम्पल ने भी इनकी एक स्टूडेंट थी सैम्पल, ठीक है, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने डेफिनेशन क्या दी, उन्होंने कहा चेंजिंग रिलेशनशिप है। क्या है, चेंजिंग रिलेशनशिप है। किसके बीच में है वो, एक तो ह्यूमन बीइंग के बीच में, ह्यूमन सोसाइटी के बीच में, और अर्थ की सरफेस के बीच में, अर्थ
सरफेस के बीच में एक क्या है, चेंजिंग रिलेशनशिप है, जिसके अंदर ह्यूमन सोसाइटी क्या रहती है आपकी, अनरेस्टिंग रहती है। क्या रहती है, अनरेस्टिंग रहती है। और अर्थ क्या रहती है, अनस्टेबल रहती है। अब आपको इससे समझ में आया होगा। आप कहोगे मैम बुक में तो अलग डेफिनेशन दी हुई है, तो चलो मैं आपको बुक वाली समझा देती हूँ, है ना। तो अब आपको ये डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको जस्ट बताई है और अभी जो मैं बताने जा रही हूँ जो आपकी बुक में दी गई है, आप सोचोगे कि हम डेफिनेशन को कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वर्डिंग जो जोग्राफर्स ने दी है, जो स्कॉलर्स ने दी है, वो आनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। अब जो सैम्पल है, सैम्पल कहती हैं कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो है स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप between the unresting man and unstable अर्थ। अब आप देखिए मैंने क्या लिखा था, अर्थ सरफेस लिखा था, इसने अर्थ लिख दिया। मैंने अनरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग लिखा था, ह्यूमन सोसाइटी लिखा था, इसने मैन लिख दिया। अब बताइए कुछ चेंज है क्या? जो चेंज है वो इतना ही ये समझाना चाहती है कि जो ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी में प्लस जो फिज़िकल एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसका स्टडी जो हम करते हैं वो आता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे। वो चीज़ ये है कि मैंने अभी आपको ये कहा द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ रेचल, ठीक है, राइट, यही मैंने आपको बताया। लेकिन अभी मैं कहती हूँ आपको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ विडाल डी ला ब्लास। ये हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने भी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर बहुत काम किया है और इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1848 से लेके 1918 तक का रहता है, ठीक है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है और वो डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये क्या कहते हैं, कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए सिंथेटिक नॉलेज, ठीक है। क्या नाम आया है, सिंथेटिक नॉलेज। ये इनकी डेफिनेशन का मेन वर्ड रहता है, सिंथेटिक नॉलेज। और किसका सिंथेटिक नॉलेज? फिज़िकल लॉ का। किसका? फिज़िकल लॉज का, ठीक है। इसका मतलब समझते हो आप कि नेचर के जो लॉ है, जैसे अपन ने कोई बॉल ऊपर उछाली वो नीचे आई, इसमें नेचर का लॉ क्या है, ग्रेविटी। तो ये नेचर फिज़िकल लॉज हैं, ये गवर्न करते हैं। क्या करते हैं? गवर्न करते हैं किसको? अर्थ को। इन्हीं की बेस पे अपनी अर्थ क्या है, चल रही है, घूम रही है, ठीक है। तो हम भी घूम रहे हैं, तो किसके बेस पे घूम रहे हैं? फिज़िकल लॉ के बेस पे। उनकी जो सिंथेटिक नॉलेज है उनके बारे में इसने बताया है और इनका रिलेशनशिप किसके साथ हो गया फिर? ह्यूमन बीइंग के साथ। आई होप आपको डेफिनेशन याद भी हो गई होगी। ये कहते हैं कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज। अब ये जो मोर सिंथेटिक नॉलेज है किसका? फिज़िकल लॉज का, नॉलेज ऑफ द फिज़िकल लॉज, जिसको गवर्न कौन करता है? गवर्निंग अवर अर्थ, ठीक है। अर्थ ने गवर्न किया। एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके साथ इसका रिलेशनशिप होना चाहिए? लिविंग बींग्स के साथ, हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ कह सकते हैं, जिनका इनहैबिट क्या है? अर्थ है। तो ये डेफिनेशन कौन देते हैं? विडाल डी ला ब्लास देते हैं। अब देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग। इन दोनों के बीच में एक नई स्टडी हमें कौन करवा रहा है? ह्यूमन ज्योग्राफी करवा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मुझे एक फटाक से एक आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या ज्योग्राफी में हम ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन
एंड फिज़िकल कह दो या एनवायरनमेंट कह दो, फिज़िकल एनवायरनमेंट को सेपरेबल कर सकते हैं कि नहीं, ये आंसर आप लोगों को मुझे देना है। ठीक है, ये आंसर आप मुझे कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। अब मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी बात और बता देती हूँ जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, वो बात ये है कि ये मैंने आपको 2-3 डेफिनेशन बताई है। एक तो विडाल डी लाब्लास की बताई है, जिन्होंने ये कहा है कि सिंथेटिक नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, फिज़िकल लॉज के बारे में, जिसको गवर्न करती है अर्थ, और अर्थ के अंदर जो लिविंग बींग्स हैं उनका रिलेशनशिप जो है उनके बारे में हमें किसने कहा है, विडाल डी लाब्लास ने। सिंथेटिक स्टडी का जो रिलेशनशिप बताया है ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में, वो हमें रेड जेल ने बताया है। और जो एक चीज़ और देखिएगा, एलन सैम्पल जो है, ठीक है, एलन सैम्पल जो है वो उनकी जो थ्योरी आती है, इन सब के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जो एलन सैम्पल के जो कीवर्ड हैं वो क्या है, डायनेमिक हैं। क्या है, डायनेमिज्म है। ठीक है, सॉरी गलत लिखा गया, डायनेमिज्म है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो डायनेमिज्म है, चेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में इसने बताया है। तो ये क्लियर हुई। अब देखिए आपके 2 डेफिनेशन आई थी, एक तो आई थी हार्टशॉन की, किसकी आई थी, हार्टशॉन की, और एक आई थी हैटनर की, किसकी आई थी, हैटनर की आई थी। 2 डेफिनेशन आई थी किसके अंदर, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की। तो डेफिनेटली इन्होंने उस फिजिकल एनवायरनमेंट को लेकर इन्होंने डेफिनेशन दी होगी। जो रिचर्ड हार्टशॉन जो डेफिनेशन देते हैं ना, वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसका करना, किसी भी एरिया का, ठीक है, एरियल डिफ्रेंशिएशन करना, किसी भी एरिया का डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक है, और एरियल डिफ्रेंशिएशन किसका, ऑफ अर्थ सरफेस का, किसका, अर्थ सरफेस का। तो ये डेफिनेशन थी किसकी, हार्टशॉन की। ये डेफिनेशन आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है, नॉट इन योर एग्जामिनेशंस, इवन फॉर कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप पहुंचोगे, जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचोगे, तो आपको ये डेफिनेशंस लर्न होना मस्ट है। आप लोगों से सीधा पूछा जाएगा सिंथेसिस स्टडी के बारे में किसने कहा था, तो रेड जेल ने कहा था। विडाल डी लाब्लास ने किसके बारे में कहा था, उन्होंने कहा था फिज़िकल लॉज के बारे में, जो अर्थ गवर्न करता है, उनका रिलेशनशिप लिविंग बींग्स के साथ। फिर आपसे एलन सैम्पल के बारे में पूछ लेगा, तो डायनेमिज्म इनका कीवर्ड था, और इन्होंने चेंजिंग रिलेशनशिप बताया था। वैसे ही हैटनर जो हैं वो क्या बताते हैं, द डिफरेंसेस किसके बीच में, डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना और यूजुअली जो किससे रिलेटेड है, यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो डिफरेंस है, उनका जो फिनोमिना है, उनसे रिलेट करके हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारी क्या है, फिज़िकल ज्योग्राफी है। क्या है हमारी, फिज़िकल ज्योग्राफी। अब आपको 2 डेफिनेशन फिज़िकल ज्योग्राफी की, 2-3 डेफिनेशन आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की आज मैंने क्लियर करवाई है। कल मैं आप लोगों से आते ही ये सुनूंगी, और आई होप कल से मैं लाइव आना शुरू करूं। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना बोर हो जाओगे। हमें धीरे धीरे बढ़ना है, एक साथ तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जल्द से आज से हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, RBSE बोर्ड या CBSE व्हाटएवर, आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स लाने। ज्योग्राफी के अंदर आपकी ज्योग्राफी ऐसी होनी चाहिए कि सारे आप लोगों से पढ़ना भी चाहे, इवन जो 11th स्टैंडर्ड की
बच्चे जो हैं वो कहें प्लीज़ हमें आप पढ़ा दो। ठीक है, तो आपकी ज्योग्राफी इतनी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो टोटली आपकी 11th की फंडामेंटल बुक का फर्स्ट चैप्टर के जैसा ही है। धन्यवाद।